नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। बायोलॉजी के इस खास डिस्कशन में यस के B2H पर आपका स्वागत है। आई एम संजीत। अब तक के हमने हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म यानी टर्मिनोलॉजी व हार्ट से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें देखे हैं। आज हम हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जो भी रोग हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट जो है शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। ऐसे में हार्ट का इम्बैलेंस बिगड़ जाने से डिफरेंट तरीके की डिजीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उनमें है एक आर्टियोस्क्लेरोसिस। ये आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्टियोस्क्लेरोसिस जो धमनियां हैं, पहले हम आर्टियोस्क्लेरोसिस में समझते हैं क्या होता है। आर्टियोस्क्लेरोसिस, आर्टियो में होता है धमनी, यानी आर्टरी से बना है आर्टियो धमनी, और स्क्लेरोसिस में होता है किसी चीज़ का कठोर हो जाना, यानी जो धमनियां हैं उनके कठोर होने से आर्टियोसिस संबंधित है। आर्टियोस्क्लेरोसिस जो है धमनियों के कठोर होने से संबंधित है। आखिर धमनियां जो हैं वो कठोर कैसे होती हैं? तो जो धमनियां हैं उनकी जो दीवार है, उन दीवारों पर कैल्शियम का जो प्लेक है, जमाव है, बनना प्रारंभ हो जाता है। जब कैल्शियम का जमाव धमनियों की दीवारों पर बनेगा तो जो धमनियों की फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन, जो लचीलापन है धमनियों का वो समाप्त होने लगता है। जब धमनियों का लचीलापन समाप्त हो जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये धमनियां हैं, तो ये धमनियों की जो ये दीवारें हैं, धमनियों की ये जो दीवारें हैं इन पे कैल्शियम का प्लेक बनना स्टार्ट होता है। प्लेक बन जाता है तब इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इनका लचीलापन है, वो लचीलापन समाप्त हो जाता है और इससे हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तदाब के जो सिम्टम्स हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये आखिर हाइपरटेंशन क्या है? जानते हैं हाइपरटेंशन क्या है? एक समान स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से 80 के बीच में रहता है। एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है 120 से 80 के बीच रहता है। यदि इससे ज़्यादा हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर, अगर इससे कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर। तो जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में व्यक्ति का जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर है 140 से 90, जब इससे अधिक हो जाता है तो उस अवस्था में
व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है, उच्च रक्तदाब जिसे कहते हैं। उच्च रक्तदाब से यानी हाइपरटेंशन से विभिन्न तरीके की इसके सिम्टम उत्पन्न होते हैं, और ये जो उच्च रक्तदाब है अनेक कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है। विभिन्न कारण हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में। जो वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था के लिए जो हाइपरटेंशन होता है वो मेनली होता है आर्टियोस्क्लेरोसिस के कारण। व्यक्ति है जब वो बुढ़ापे का शिकार होता है तो उसकी जो धमनियां हैं, धमनियों की दीवारों पर कैल्शियम का जमाव होगा, धमनियां मोटी हो जाएंगी, उनकी लचीलापन जो है समाप्त हो जाता है। ये होता है आर्टियोस्क्लेरोसिस। ये बुढ़ापे में मैक्सिमम होता है। इसी में दूसरा है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस में जो धमनियां हैं, धमनियों के अंदर उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है। कोलेस्ट्रॉल के जमाव होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। अन्य कारण है, इसको हम देख लें। अथेरोस्क्लेरोसिस, ये धमनियां हैं, ये धमनियां हैं। ये धमनियों के जो अंदर दीवार है यानी धमनियों में, इसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, जिससे कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तदाब के लक्षण क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है सोडियम आयन। रक्त में जब नमक की अधिकता हो जाती है, यानी सोडियम आयन की जब ब्लड में अधिकता हो जाए, तो ऐसे में भी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है व्यक्ति। यदि सोडियम आयन की ब्लड में कमी हो जाए, तब लो प्रेशर, जो लो ब्लड प्रेशर है, उसका शिकार हो जाता है। अदर हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स की नेक्स्ट जो हम आगे कभी चर्चा करेंगे, हार्मोन्स वगैरह क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और ये कैसे रिलीज होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। यहाँ हम सिर्फ जो हाइपरटेंशन किसके कारण उत्पन्न होते हैं, इसकी विभिन्न जो स्टेजेस हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न तरीके के शरीर में हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं, और डिफरेंट तरीके की जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, क्रियाएं हैं, ये हार्मोन्सों के द्वारा संतुलित की जाती है। तो जब हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, कैसे, अगर हार्मोन्स कम मात्रा में चाहिए, वो अधिक मात्रा में रिलीज हो गया, मोर देन सफिशिएंट, तब इसे हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स का असंतुलन कहते हैं।
ऐसे में भी हाइपरटेंशन हो जाता है। या फिर जो मानसिक स्थिति है, मेंटलिटी कंडीशन जो है, मेंटल कंडीशन, उसके कारण भी उच्च रक्तदाब होता है। ऐसे में इससे बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? यदि व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है तो जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन की जो मात्रा वो ले रहा है उसको कम कर देना चाहिए। या फिर लो साल्ट सोडियम आयन आता है, वो खुराक के रूप में ले। और जो फैट्स हैं, वसाएं हैं, फैट्स का सेवन कम करना चाहिए। फैट्स क्या होता है? ये जो धमनियों की जो दीवारें हैं, यानी धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव करती है। कोलेस्ट्रॉल के जमाव के कारण इनको ब्लॉक कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। ये अवरोधक जो होता है, ये ब्लॉक्ड जो करती है, ये पार्शियल भी हो सकता है, यानी कि आंशिक भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है। तो ऐसे में जो फैट्स वगैरह हैं उनका सेवन कम करना चाहिए। इनके स्थान पर जो हरी पत्तीदार सब्जियां हैं उनका सेवन अधिक करना चाहिए। और जो बेटर तरीका है, रेगुलरली, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे हम जो हाइपरटेंशन है उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। साइलेंट किलर, आखिर इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन पूछे, साइलेंट किलर किसे कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं। तो जो हाइपरटेंशन है, इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, इसके सिम्टम्स जो जनरली होते हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। और ये धीरे धीरे जो शारीरिक इंटरनल्स पार्ट्स हैं, अंग हैं आंतरिक, उन पर अपना ये इम्पैक्ट छोड़ते हैं, प्रभाव डालते हैं। और धीरे धीरे आंतरिक अंगों पर प्रभाव पड़ता चला जाता है, जैसे हार्ट, मस्तिष्क, किडनी व आंखें इससे प्रभावित हो जाती हैं। तो हाइपरटेंशन के जो सिम्टम्स हैं वो कभी स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और शरीर के आंतरिक अंगों पर इनका धीरे धीरे प्रभाव पड़ता चला जाता है, जिससे वे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। I hope that you are understand hypertension. Next, अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस जो है, फिगर देखते हैं, ये अथेरोस्क्लेरोसिस है। ये जो धमनियां हैं, धमनियों के आंतरिक दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल, जिसे फैट्स कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड का जमाव होता चला जाता है, जिसको क्या कहेंगे? जिसको प्लेक कहेंगे। जिसे प्लेक कहेंगे। और इसी प्लेकिंग के कारण धमनियाँ क्या हो जाती हैं? धमनियाँ संकीर्ण हो जाती हैं, संकीर्ण हो जाती हैं।
और इसके कारण हाइपरटेंशन, जो अभी हम जो ऊपर चर्चा किए हैं, जो हाइपरटेंशन किन कारणों से होता है, उनमें जो एक था अथेरोस्क्लेरोसिस। तो अथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, धमनियों की आंतरिक जो दीवारें होती हैं, ये इन दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का जमाव होता हुआ चला जाता है, जिससे धमनियाँ जो होती हैं ये संकीर्ण हो जाती हैं। और संकीर्ण होने के कारण अब क्या होगा कि इससे हाइपरटेंशन और थ्रोम्बोसिस होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं ये थ्रोम्बोसिस क्या है, जो अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण उत्पन्न होता है। तो जो थ्रोम्बोसिस है, क्या होता है, ये रक्त वाहिका है, और रक्त वाहिका में विभिन्न जो ब्लड है उसमें विभिन्न तरीके की क्या होती हैं, आरबीसी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, कोलेस्ट्रॉल व लिपिड का रक्त वाहिका में थक्का बन जाता है। हम ये रक्त का जो ये थक्का वगैरह बनता है, ये हम ब्लड जब पढ़ाएंगे तो ब्लड में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ये ब्लड जो है जम जाता है। इसमें जो विटामिन के है वो जिम्मेदार है रक्त का बनना, जो थक्का बनता है। तो रक्त वाहिका में आरबीसी, प्लेटलेट्स व कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का थक्का बन जाता है। ये जो थक्का बनता है, ये या तो पूर्ण भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, या पार्शियल, आंशिक भी हो सकता है। और ये किसी भी रक्तवाहिका में इसका निर्माण हो सकता है। तो थ्रोम्बोसिस क्या है? थ्रोम्बोसिस रक्तवाहिका में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, आरबीसी या प्लेटलेट्स के कारण जब ब्लड के थक्के यानी ब्लड जम जाता है, और यह हृदय की किसी भी धमनी में हो सकता है, शरीर की किसी भी धमनी में हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है या आंशिक भी हो सकता है, आंशिक आधा। जैसे जो मस्तिष्क है, अगर ब्रेन की जो धमनी है, रक्तवाहिका है, उसमें यदि थक्का बन गया तो स्ट्रोक हो सकता है। जो हार्ट की कोरोनरी धमनी होती है, हार्ट की कोरोनरी जो आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, जो ब्लड है, ब्लड वो हार्ट को स्वयं रक्त प्रोवाइड कराती है, जिससे हार्ट को, जो हृदय है, उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, कोशिकाएं ले लेती है। तो यदि कोरोनरी धमनी में थ्रोम्बोसिस की क्रिया हो जाती है तो एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं, आदि की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो माइकोकार्डियल इन्फेक्शन है अथवा जिसे हार्ट अटैक है, कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं। ये धमनियां हैं, इसमें ब्लड प्रवाहित हो रहा है। इसमें यह दिखाएगा कि किस तरीके से जो अथेरोस्क्लेरोसिस होता है
अथेरोस्क्लेरोसिस की क्रिया स्टार्ट होती है। ये टिश्यू है, यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल और जो लिपिड्स आरबीसी वगैरह हैं आकर धीरे धीरे यहाँ पर इनका जमाव होता चला जाएगा। और ये अब जो इसका जमाव हुआ है ये पार्शियल है, इसे आर्थ्रोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। और यही पूरा ये ब्लॉक्ड हो गया। तो ये जो ब्लॉक्ड हुआ है यही आर्थ्रोस्क्लेरोसिस है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जब थ्रोम्बोसिस की क्रिया हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को रक्त ले जाती है, जो हृदय है उसको स्वयं ये रक्त प्रदान करती है। तो कोरोनरी जो धमनी है उसमें यदि थ्रोम्बोसिस की जो क्रिया है कंप्लीट होती है, पार्शियल नहीं कंप्लीट, पूरी तरीके से जब ब्लॉक्ड हो जाएगी तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिससे कि जो हार्ट की यानी हृदय की जो कोशिकाएं हैं, टिश्यू हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण उन जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड होती चली जाती हैं, कोशिकाओं की मृत्यु होती चली जाती है। इसी को क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। तो ऐसी स्थिति में जो बाईं छाती है, बायां कंधा है, बायां हाथ है, गर्दन और जो जबड़ा है, जबड़े के बाएं भाग में बहुत तेज दर्द होता है, पेंस होता है, सांस फूलने लगती है, माथे पर ठंडा पसीना आता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। और जो ये हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की जो स्थिति है ये तब अधिक खतरनाक हो जाती है। कब? जो सिस्टोल और डायस्टोल की जो फेजेस होती हैं, ये जो निलय है, निलय की जो गति है यानी डायस्टोल और सिस्टोल की, जब निलय की जो धड़कन है वो इसमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, यानी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इस अवस्था में जो अलिंद और निलय की संकुचन की स्थिति है, शरीर से ब्लड आया, निलय फैला, निलय संकुचित हुआ, ब्लड धमनी महाधमनी के द्वारा, धमनियों के द्वारा बाहर निकाल दिया, यानी अंगों में फिर सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये जो संतुलन है इसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, ये बिगड़ जाता है। जब ये संतुलन बिगड़ जाएगा तो जो निलय है वो रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाता है। जब आपूर्ति नहीं कर पाता है तो जो हार्ट की मांसपेशियां हैं, आर्टरी, वेन्स,
ये कार्य करना बंद कर देती है। जब कार्य करना हार्ट की ऐसी स्थिति में, जो हार्ट की मांसपेशियां जिनमें आर्टरी वेंस वगैरह आती हैं, जब कार्य करना ही बंद कर देती हैं तो इसी स्थिति को हार्ट फेल होना कहते हैं या कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति है उसको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की स्थिति जब उत्पन्न होती है, तब उसको माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, या फिर जो कार्डियक मसाज है उसके द्वारा इसको संतुलित कर लिया जाता है। तो ये हम देखें कि जो हार्ट है, हार्ट अटैक कैसे पड़ता है। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, थ्रोम्बोसिस है, हार्ट का फेल होना। आई होप that you are understand. Next, रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों में होने वाला ये एक संक्रमण है। तो इसका इलाज एंटीबायोटिक से भी किया जा सकता है। तो रूमेटिक डिजीज में एक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इस डिजीज में जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उसके संक्रमण से अगर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आक्रमण किया, उससे इन्फेक्शन हुआ, तो इस बैक्टीरिया के कारण व्यक्ति को रूमेटिक फीवर उत्पन्न होता है। रूमेटिक फीवर उत्पन्न होगा, और जब फीवर उत्पन्न हो जाएगा, ऐसी दशा में बच्चे को बहुत तेज बुखार आएगा, कान में दर्द होगा, त्वचा पर दाने निकल आते हैं, और जो जॉइंट्स हैं, हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है। ये जो सिम्टम्स हैं, ऐसे सिम्टम्स जनरेट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं रूमेटिक फीवर में। अब जब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से बार बार बच्चा इन्फेक्टेड होता रहता है, जब बार बार संक्रमण होता रहेगा, ऐसी स्थिति में जो हृदय है, हृदय के वाल्व, हृदय के जो वाल्व होते हैं, उस पर इसका संक्रमण पहुंच जाता है, और ऐसी दशा में जो वाल्व हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ये वाल्व हैं, तो ये जो वाल्व हैं इस बैक्टीरिया के बार बार आक्रमण से, संक्रमण से सिकुड़ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं कि दिल में छेद हो गया है, कहते नहीं, उसके दिल में छेद हो गया है। तो छेद इसी कारण होता है जो रूमेटिक फीवर है। रूमेटिक फीवर किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है का जब बार बार संक्रमण होता रहेगा,
तो जो हार्ट के वाल्व हैं उस पर इसका संक्रमण पहुंच जाएगा, और ऐसी दशा में संक्रमण के कारण वाल्व सिकुड़ जाते हैं। इसी को दिल में छेद होना या हार्ट में छेद होना कहते हैं। और ये जो वाल्व हैं इनसे अब मर मर की ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। यानी हम पढ़ाए थे ना कि जो वाल्व हैं लब एवं डब की जो ध्वनि है, जो निलय के वाल्व होते हैं एक बार बंद होते हैं, एक बार लब, एक बार खुलते हैं डब। लब डब की ध्वनि ओनली निलय की मांसपेशियों के सिकुड़ने एवं बंद होने के लिए जिम्मेदार होती है। तो अब जो इस बैक्टीरिया के आक्रमण के कारण ये जो वाल्व हैं ये मर मर की ध्वनि उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसी दशा में जब वाल्व सिकुड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तब क्या सिम्टम होते हैं? यानी व्यक्ति कठोर परिश्रम नहीं कर पाता है, उसकी सांस फूलने लगती है, और इससे बचाने के लिए वाल्व ट्रांसप्लांटेशन की ही आवश्यकता होती है। हाँ, अगर इसका सही समय से इलाज जब बच्चा संक्रमित होता है उस समय अगर सही उचित समय पर इलाज किया जाए तो एंटीबायोटिक के द्वारा इसका इलाज संभव है। वरना अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तब वाल्व ट्रांसप्लांटेशन ही इसका उपाय है। नेक्स्ट, ब्लू बेबी। यहाँ हम ब्लू बेबी सिंड्रोम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो वो जीन के द्वारा जो ब्लू बेबी होता है वो चर्चा नहीं है। यहाँ जो हार्ट से रिलेटेड है वो चर्चा हम कर रहे हैं। तो ब्लू बेबी क्या होता है? ये गर्भाशय है, गर्भाशय में ये भ्रूण है। भ्रूण ये माता की गर्भाशय से प्लेसेंटा ज्वाइंट है। तो भ्रूणावस्था में हृदय काम नहीं करता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है, ये माँ का गर्भ है, ये भ्रूण है, ये इसका प्लेसेंटा है, गर्भ से ज्वाइंट है। इसमें एक तरल भरा रहता है जिसे एमनियोन फ्लूइड कहते हैं, एमनियोन तरल। पहले क्या होता था कि जब भ्रूण का लिंग निर्धारित करने के लिए पहले ही पता लगाने के लिए हम जाते थे, तो ये जो एक्सरे मशीन वगैरह थी तब उपलब्ध नहीं थी। तो डॉक्टर वगैरह क्या करते थे कि माँ के जो गर्भ है इसमें इंजेक्शन लगाकर सिरिंज से जो एमनियोन तरल है इसी को निकाल लेते थे, और इस तरल में ये बच्चा तैर रहा है। इसकी जो सेल्स हैं, सेल्स में डीएनए वगैरह होता है, तो ये डीएनए निकाल कर फिर इससे निर्धारित किया जाता था कि किस तरीके से बच्चे का कौन सा लिंग है। बच्चा एमनियोन फ्लूइड में, यानी जो भ्रूण है माँ के गर्भाशय में एमनियोन फ्लूइड में तैर रहा है, ये तरल भरा हुआ है। नियम ये कहता है कि जब बच्चा तरल में तैर रहा है उस अवस्था में फेफड़े काम नहीं कर रहे होते हैं। यानी जब बच्चा यानी भ्रूण
गर्भ में है तब फेफड़े कार्य नहीं करते हैं। ब्लड का प्योरीफिकेशन कहाँ होता है? लंग्स में होता है, फेफड़े में। तो जब लंग्स कार्य नहीं करते हैं तब भ्रूण को ऑक्सीजन चाहिए। तो यही ऑक्सीजन ये जो प्लेसेंटा से है, ये जो हार्ट है, हार्ट ये जो अलिंद है, अलिंद वाले सेक्शन में भ्रूण के एक छेद पाया जाता है। और बच्चा जो नाभि होती है, ये नाभि जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, माँ के गर्भ से ज्वाइंट रहता है। और यहीं से इसके द्वारा ये जो दोनों ऊपर के चैम्बर हैं अलिंद, यहाँ पर छिद्र होने के नाते शुद्ध और अशुद्ध रक्त हार्ट के यहीं से दोनों मिलते रहते हैं और प्लेसेंटा से मेल खाते हुए शुद्ध होता रहता है, बच्चे को ऑक्सीजन मिल जाती है। इसीलिए जब बच्चा पहली बार गर्भ से बाहर आता है तो नहीं रोता है, तो जो दाई वगैरह या माँ वगैरह होती हैं बच्चे को रुलाते हैं। अगर बच्चा नहीं रोता है तो अशुभ माना जाता है। बच्चा बाहर आ जाता है गर्भ से, उसके पहली बार फेफड़े कार्य करते हैं जब बच्चा रोता है। तो हम बात किए कि जो दोनों अलिंद के बीच छेद पाया जाता है, यहीं से प्लेसेंटा के थ्रू शुद्ध और अशुद्ध रक्त हृदय में मिलते हुए शुद्ध होते रहते हैं। जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो ये छिद्र बहुत तेज़ी से बंद हो जाते हैं। अदरवाइज किसी कारणवश जब ये छिद्र नहीं बंद होते हैं तब जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, शुद्ध और अशुद्ध जो ब्लड है वो मिलता रहेगा और बच्चे का शरीर नीला दिखाई देने लगेगा। इसी को कहते हैं ब्लू बेबी। तो आई होप that you are understand blue baby। तो यदि आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।